नमस्कार। मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है भारत में मत्स्य उद्योग के पिछड़ेपन के कारण। इससे पिछले वीडियो में हमने भारत में मत्स्य पालन एवं मत्स्य पालन में अग्रणी राज्य तथा सकल घरेलू उत्पाद में मत्स्य पालन का योगदान, इससे संबंधित विस्तार से अध्ययन पिछले वीडियो में हमने किया था। इससे आगे के क्रम में आज हम इस उद्योग के भारत में पिछड़ेपन के कारणों का विस्तार से यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय समुद्र, नदी, झील, तालाब में मछलियों की विभिन्न प्रकार की किस्मों की पर्याप्त मात्रा होते हुए भी यहाँ का मत्स्य उद्योग पिछड़ा हुआ है। इसके लिए यहाँ की प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आदि सभी प्रकार की परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं। इनको पिछड़ेपन के कारणों को अगर एक निश्चित क्रम में पिरोया जाए तो पहला जो कारण है वह ये है कि भारत में मत्स्य उत्पादन जो है वह निर्धन और अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जो आधुनिक साधनों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं। दूसरा कारण है भारत में पूंजी का अभाव होने के कारण मछली पकड़ने के साधन और तरीकों में आधुनिकता का समावेश भी नहीं हो पा रहा है। तीसरा कारण है परिवहन के साधनों में कमी और शीत भंडारों का अभाव भी मछलियों के उत्पादन को प्रभावित करता है। चौथा प्राकृतिक कारण है कि भारत के अधिकांश जो तट हैं उथले और कटे फटे कम हैं। यह मत्स्य उत्पादन के प्रतिकूल परिस्थिति को दर्शाता है। मछलियों की उन्नत बीज और आहार की उन्नत तकनीक का भी अभाव है। मछली भंडारों का उपयोग कम होता है। देश के कुछ हिस्सों में मछलियों के अधिक दोहन के कारण वहाँ धीरे धीरे अस्तित्व ही खतरे में पड़ता जा रहा है। मतलब यूँ कहें कि वहाँ मछलियों की जो दुर्लभ प्रजातियाँ हैं उनका अधिक दोहन होने से उन प्रजातियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। मत्स्य व्यवसाय से संबंधित भारत में व्यावसायिक शिक्षा का भी अभाव है। भारत में मीठे जल में मछलियों की मात्रा में कमी हो रही है क्योंकि वर्षाकाल नदियाँ केवल वर्षा ऋतु में ही उन नदियों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अन्य कारण में भारत में मछली पकड़ने के क्षेत्र की उन्नति में सबसे अधिक कठिनाई ये है कि यहाँ शीत कटिबंधों की भांति एक ही स्थान पर न होकर समुद्र में दूर दूर तक बिखरे हैं। इससे एक स्थान की मछली मार लेने के बाद दूसरे स्थान तक नाव द्वारा जाने में अधिक समय भी लगता है। और सबसे मूलभूत जो कारण है वह ये है कि मछुआरों का अशिक्षित, गरीब, भाग्यवादी एवं कर्जदार बने रहने के साथ साथ शराब और गलत खर्च और गलत आदतें ही उनके पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख मूलभूत कारण है। निश्चित रूप से मत्स्य पालन के पिछड़ेपन का निवारण अगर किया जाए तो उसके उपाय भी हैं। उनके उपाय में पहला है कि परिवहन साधन और शीत भंडारों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे मछलियों का वितरण शीघ्र एवं अगर बच भी जाएं तो वो जल्दी से नष्ट नहीं हो। दूसरा है मछली पकड़ने में आधुनिक यंत्र जो वर्तमान तकनीक के अनुसार हो उनका विकास किया जाना चाहिए, उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। मछुआरों के लिए अधिक से अधिक सहकारी समितियों का गठन भी किया जाना चाहिए, जिससे कि मछली पकड़ने और उन्हें बेचने और धन की व्यवस्था उपयुक्त प्रकार से हो सके। चौथा उपाय है मछली अनुसंधान संस्थाओं की अधिकाधिक मात्रा में स्थापना की जानी चाहिए। एक मछली बैंक की भी देश भर में स्थापना की जानी चाहिए, जिससे मछली पकड़ने के औजार और उपकरण की आपूर्ति और निर्यात सुनिश्चित हो जाए। देश में मछलियों की मांग में वृद्धि करने हेतु अच्छी पैकिंग, विज्ञापन और प्रचार प्रसार में भी वृद्धि की जानी चाहिए। देश अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र जैसे नदियां हैं, तालाब हैं, झील हैं आदि की समय समय पर सफाई भी की जानी चाहिए। इसके अलावा मछलियों को सुखाने, डिब्बाबंद करने, तेल निकालने, खाद बनाने आदि
अनेक सहायक उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए, जिससे मत्स्य उद्योग जो है वह अपने उन्नत रूप में आ सके। मछली व्यवसाय के विभिन्न कार्य और मछली पकड़ना और मछलियों का क्रय और मछलियों की विभिन्न प्रयोग की उत्तम दृष्टि से अगर पूर्ति हो तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। नीली क्रांति एक शब्द है, ब्लू रिवोल्यूशन, जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप होता है और एकेडमिक एग्जाम्स में भी शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है और इस क्रांति का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ और इसमें क्या क्या उपाय इस क्रांति में किए गए जिससे मत्स्य उद्योग को लाभ मिले। तो नीली क्रांति के बारे में अगर हम लोग थोड़ा बहुत देखें तो मछलियां और समुद्री उत्पादों की उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनाया गया पैकेज कार्यक्रम नीली क्रांति कहलाता है। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत सन 1970 यानी 1970 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, जब केंद्र सरकार ने मछली किसान विकास प्राधिकरण की प्रायोजित किया। शुरुआत में खारे जल मछली फार्म विकास अधिकरण की स्थापना जल कृषि को विकसित करने में की गई थी, जिसे नीली क्रांति के द्वारा इसमें जल कृषि में सुधार लाया गया। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये वृद्धि अधिक है। नीली क्रांति के फलस्वरूप झींगे के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, इसीलिए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले को भारत की झींगा राजधानी भी कहा जाता है, श्रिम्प कैपिटल। भारत में लगभग 1800 प्रजातियां सामुद्रिक मछली की हैं, जो कि अंतःस्थलीय जल में भी पाई जाती हैं। भारत सरकार ने मछली अनुसंधान शालाएं भी स्थापित की हैं, जिसमें ताज़ा जल की मछलियों के लिए कोलकाता के बैरकपुर में, सामुद्रिक मछलियों के लिए तमिलनाडु में मंडपम और मुंबई में अनुसंधान शालाएं खोली गई हैं। विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत सामुद्रिक मछली विकास परियोजना के अंतर्गत नए बंदरगाह जिसमें निजामापट्टनम, चेरावथूर, नेंद्राकरा, भवनापाडु, विशाखापट्टनम जैसे बंदरगाह शामिल हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में है। ये बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 2,60,000 वर्ग किलोमीटर अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मत्स्य की संभावनाएं विविध संसाधनों का भंडार है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र या समावेशी आर्थिक क्षेत्र किसी भी देश का सागर तटवर्ती क्षेत्र होता है जिसमें आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार इसका विस्तार मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर तक होता है। इस क्षेत्र में समुद्र जल व सागर जल में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, खोज और संरक्षण का अधिकार संबंधित देश का होता है। इसको भी 3 विभागों में बांटा गया है। पहला है प्रथम स्थलीय सागर, इसका विस्तार 12 नॉटिकल मील तक या मछली पकड़ने का अधिकार है। द्वितीय संयुक्त क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक का है। इसमें किसी तटीय राज्य को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती, लेकिन वह सामुद्रिक अनुसंधान और संसाधन संरक्षण वह कर सकता है। थर्ड है तृतीय क्षेत्र खुला सागर, यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का क्षेत्र होता है। यहाँ कोई भी राष्ट्रीय न्यायिक क्षेत्र नहीं होता। यह तटीय और भू अवस्थित दोनों ही देशों के लिए खुला होता है। इसे खुला सागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में भारत की भौगोलिक स्थिति सबसे अच्छी है। इसका लगभग 1500 किलोमीटर लंबा प्रायद्वीपीय भाग भूमध्य रेखा तक विस्तृत है। यह देश की जैविक संसाधनों की संपन्नता है। तो आज के टॉपिक में हमने भारत में मत्स्य उद्योग की समस्याएं और उपाय आदि के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने देखा कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन कहाँ तक किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।